नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आदाब पढ़ाई गाँव चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक बार हम लोग पूरी प्रस्तावना को पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें मुख्य शब्द क्या-क्या दिए गए हैं। एक तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अलावा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इतने शब्द जो है दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग आइए प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं कि प्रस्तावना के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है दोस्तों। तो इसमें एक न्याय की बात की गई, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। समता किस चीज़ के बारे में कही गई दोस्तों, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। इन 2 समताओं के बारे में बात की गई है। और बंधुता कैसी होनी चाहिए दोस्तों, जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे, इसको बढ़ाए। तो 2 प्रकार की दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता है। तो इसमें 3 प्रकार का न्याय हो गया दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता हो गई, प्रतिष्ठा की समता या और अवसर की समता, और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं उसको। संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। तो इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। पहला है बेरुआरी संघवाद, जो 1960 में था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसे केवल संविधान के उद्देश्यों को समझने का साधन माना गया। यानी जो बेरुआरी संघवाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन जो दोस्तों 1773 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा प्रस्तावना से संविधान की मूल संरचना को समझने में सहायता मिलती है। संविधान की मूल संरचना क्या है दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही मूल संविधान के मूल संरचना की अवधारणा सामने आई थी। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इससे संविधान की मूल संरचना को समझने में आसानी होती है, सहायता मिलती है। और संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर दे। और संविधान में दोस्तों अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का प्रभाव। तो इसमें जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन के द्वारा संविधान की जो मूल संरचना है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए।
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए और संविधान की प्रस्तावना में बस यही एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देख लेते हैं दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ दोस्तों होता है, संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता एवं स्वतंत्र सत्ता, सर्वोच्च एवं स्वतंत्र सत्ता। यानी संप्रभुता वो है जहाँ पे कोई देश अपनी आंतरिक नीति तथा विदेश नीति मतलब गृह नीति और विदेश नीति का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करता है। इसका आशय यह है कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य देश या शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है तथा अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं वो अपनी गृह नीति और विदेश नीति दोनों स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है। तो दोस्तों संप्रभुता या पूर्ण संप्रभु जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दावली है, इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक नीति और बाह्य नीति यानी विदेश नीति के निर्माण के लिए और संचालन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या किसी दूसरे देश या दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है। अगली शब्दावली है दोस्तों समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता तथा संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि समाज में अमीरी गरीबी की अत्यधिक असमानता कम हो तथा सभी नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। और दोस्तों ये समाजवाद है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला शब्द जो है दोस्तों अब देख लेते हैं भारतीय संदर्भ में जो समाजवाद है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों। जो भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सभी उद्योगों और संपत्तियों का मालिक होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित किया जाए, निर्धन एवं कमजोर वर्गों का कल्याण किया जाए, आय और अवसरों की असमानता को कम किया जाए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को कार्य करने का अवसर मिले और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। यानी भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द लिया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और जिसका अर्थ ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित किया जाए, निर्धन और कमजोर वर्गों का कल्याण किया जाए, आय और अवसर की असमानता को कम किया जाए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को कार्य करने का अवसर दिया जाए और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ये जो भारतीय समाजवाद है इसका ये आशय है। अब अगला दोस्तों है पंथ निरपेक्षता। दूसरा शब्द जो है वो पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और समान व्यवहार रखेगा। यानी जो भारतीय राज्य होगा वो धर्म का विरोध नहीं करेगा, बल्कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। वो धर्म का विरोध नहीं करेगा लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन नियम द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर से है, ना कि धर्म का विरोध। यानी जो भारतीय राज्य की जो पंथ निरपेक्षता है उसका अर्थ धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी का समान आदर करना है। इसमें दिया गया दोस्तों कि भारतीय राज्य जो होंगे वो किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेंगे या किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेंगे, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे, नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये भारतीय संविधान की जो पंथ निरपेक्षता है उसका आशय ये है। अब अगली शब्दावली दोस्तों लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक।
लोकतंत्र का क्या अर्थ है दोस्तों? लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। यह प्रसिद्ध परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके शासन चलाती है। यानी जो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं और वो भारतीय जनता का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है गणराज्य। गणराज्य का क्या अर्थ दोस्तों? तो गणराज्य का अर्थ है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यानी गणराज्य वो होता है दोस्तों जहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ का राज्य का प्रमुख जो राजा होता है वह वंशानुगत होता है, लेकिन भारत में जो राज्य का प्रमुख, राज्य का मतलब राष्ट्र, जो भारतीय राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है दोस्तों। तो भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि जो भारत के राज्य का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला शब्द दोस्तों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने विचार व्यक्त करने, विश्वास रखने, धर्म मानने और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, यानी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और लोकतांत्रिक जीवन को सुनिश्चित करना है। यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख किया गया उसका मूल आशय है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना और लोकतांत्रिक जीवन को सुनिश्चित करना। अब दोस्तों हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों। वो पांचों स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं यहाँ देख लेते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता के प्रकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को प्रदान की गई है। अब अगला शब्द दोस्तों है जो समता। समता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान दर्जा, समान अवसर तथा बिना किसी अनुचित भेदभाव के समान व्यवहार प्राप्त हो। और दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा की समता तथा अवसर की समता प्रदान करना है। भारतीय संविधान में जो 2 प्रकार की समता की बात की गई प्रस्तावना में, वो है प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अब अगला शब्द दोस्तों है जो बंधुत्व है। बंधुत्व का क्या अर्थ है दोस्तों? बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, पारस्परिक सम्मान, सहयोग, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। यानी जो बंधुत्व होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाए और उसको अक्षुण्ण रखे, उसको सुनिश्चित करे। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं, इस बारे में हम लोगों ने बेरुवारी संघवाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को देखा। और इसमें जितनी भी शब्दावलियाँ हैं जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, बंधुत्व हो गया, समता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।